कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। और ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। एक ऐसा बच्चा जिसे बचपन में ही ये एहसास करा दिया गया कि वो दूसरों से अलग है, कम है, लेकिन उसी बच्चे ने एक दिन पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से होती है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। चौदह अप्रैल 1891 महू एक साधारण परिवार में जन्म हुआ भीमराव का। घर में खुशियां थीं, लेकिन बाहर की दुनिया में उनके लिए कुछ और ही लिखा था, क्योंकि उनका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहां इंसानों को भी जातियों में बांट दिया गया था और उनकी जाति उन्हें अछूत बना देती थी। सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसकी आंखों में सपने हैं, लेकिन समाज उसे छूने से भी डरता है। स्कूल का पहला दिन हर बच्चे के लिए एक नया अनुभव होता है, लेकिन भीमराव के लिए वो एक दर्दनाक शुरुआत थी। उन्हें क्लास के कोने में बैठाया जाता, जहां कोई उनके पास नहीं आता। अगर वो ब्लैक बोर्ड के पास जाना चाहें तो शिक्षक उन्हें रोक देते, और सबसे दर्दनाक बात, अगर उन्हें प्यास लगती तो वो खुद पानी भी नहीं पी सकते थे। कोई ऊंची जाति का व्यक्ति आता और दूर से पानी डालता, और अगर कोई ना हो तो भीमराव प्यासे ही रह जाते। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये उस समाज का चेहरा था जहां इंसान की कीमत उसके जन्म से तय होती थी। वो सवाल जिसने सब बदल दिया। एक दिन छोटे भीमराव ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हम अलग क्यों हैं? सोचिए, एक छोटा बच्चा यह सवाल पूछ रहा है और उसके पिता के पास कोई आसान जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, यह समाज का नियम है। लेकिन भीमराव को यह जवाब मंजूर नहीं था। उन्होंने उसी दिन तय कर लिया कि वो इस नियम को बदलेंगे। दर्द से जिद तक का सफर। जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, वहीं से भीमराव ने खुद को मजबूत बनाना शुरू किया। उन्होंने सोचा, अगर समाज मुझे नीचे देखता है तो मैं खुद को इतना ऊपर ले जाऊंगा कि दुनिया को झुकना पड़े। उन्होंने पढ़ाई को अपना हथियार बनाया। दिन हो या रात, उन्होंने किताबों को अपना दोस्त बना लिया। उनके लिए पढ़ाई सिर्फ ज्ञान नहीं थी, ये उनकी आजादी का रास्ता था। हर पन्ना, हर शब्द उन्हें उस दुनिया के करीब ले जा रहा था जहां इंसान को इंसान समझा जाता है। एक अछूत का दुनिया तक सफर। और फिर वो दिन आया जब भीमराव ने वो कर दिखाया जो उस समय लगभग नामुमकिन था। वो पहुंचे कोलंबिया यूनिवर्सिटी और बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सोचिए, जिस इंसान को अपने ही देश में पानी छूने की इजाजत नहीं थी, वो अब दुनिया के सबसे बड़े संस्थानों में पढ़ रहा था। ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, ये उस सोच की हार थी जो उन्हें हमेशा नीचे रखना चाहती थी। विदेश में उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि इंसान को इंसान की तरह भी जिया जा सकता है। वहां किसी ने उनसे उनकी जाति नहीं पूछी, वहां कोई भेदभाव नहीं था, और यही अनुभव उनके अंदर एक नई आग जला गया। अब भीमराव सिर्फ पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, अब वो एक सोच बन चुके थे। एक ऐसी सोच जो सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए बदलाव चाहती थी। उन्होंने तय किया कि वो भारत लौटेंगे और उस सिस्टम को चुनौती देंगे जो हजारों सालों से लोगों को दबा रहा था। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। आगे जो होने वाला था वो सिर्फ एक इंसान की लड़ाई नहीं थी, वो एक पूरी व्यवस्था के खिलाफ युद्ध था।
और इस युद्ध में भीमराव आंबेडकर अकेले नहीं थे, उनके साथ था सच और बदलाव की आग। एक बच्चा जिसे समाज ने कभी इंसान नहीं समझा, वो अब लौट चुका था, ताकत बनकर, सोच बनकर। अब वो सिर्फ भीमराव नहीं था, अब वो एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब पूरे समाज को देना था। और यही से शुरू होती है एक ऐसी लड़ाई जो इतिहास बदलने वाली थी। विदेश में उन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी थी जहां इंसान को इंसान की तरह जीने का अधिकार था, लेकिन जैसे ही वो भारत लौटे, उन्हें फिर वही सच्चाई दिखी, वही भेदभाव, वही अपमान, वही अन्याय। कुछ भी नहीं बदला था। लोग आज भी जाति के नाम पर बंटे हुए थे। नीची जाति के लोगों को मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी। पानी के स्रोत अलग थे, सड़कें अलग थीं, और सबसे दुख की बात, लोग इसे सामान्य मान चुके थे। लेकिन इस बार भीमराव चुप नहीं रहने वाले थे। 1927, एक छोटा सा शहर महाड़, लेकिन यहां होने वाला था इतिहास का एक बड़ा बदलाव। यहां एक तालाब था जो सरकारी था। कानून के अनुसार हर इंसान को वहां से पानी पीने का अधिकार था, लेकिन हकीकत में नीची जाति के लोगों को वहां जाने भी नहीं दिया जाता था। सोचिए, पानी जो प्रकृति का उपहार है, उस पर भी इंसानों ने हक बांट दिया था। और तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फैसला किया, अब बहुत हो चुका। उन्होंने हजारों लोगों को इकट्ठा किया और सबको लेकर पहुंचे उस तालाब के पास। लोग डर रहे थे, क्योंकि यह सिर्फ पानी पीने का मामला नहीं था, यह पूरे सिस्टम को चुनौती देने जैसा था। लेकिन आंबेडकर आगे बढ़े। उन्होंने पानी उठाया और पी लिया। उस पल सिर्फ एक इंसान ने पानी नहीं पिया था, उस पल सदियों पुरानी एक सोच को चुनौती दी गई थी। लेकिन हर बदलाव के साथ विरोध भी आता है। ऊंची जाति के लोगों को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने गुस्से में आकर उस तालाब को शुद्ध करने के लिए गाय का गोबर और दूध डाला। सोचिए, जहां इंसान को अपवित्र माना जा रहा था, वहीं जानवरों को पवित्र माना जा रहा था। यह सिर्फ अपमान नहीं था, यह एक संदेश था कि समाज अब भी बदलाव के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आंबेडकर पीछे हटने वालों में से नहीं थे। महाड़ सत्याग्रह के बाद आंबेडकर ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां चिन्ह 3 जलाई, क्योंकि उनका मानना था कि यही वो ग्रंथ है जिसने समाज में भेदभाव को बढ़ावा दिया। यह एक बहुत बड़ा और विवादास्पद कदम था, लेकिन आंबेडकर जानते थे कि अगर जड़ को नहीं बदला गया तो समस्या कभी खत्म नहीं होगी। अब अगला सवाल था, क्या भगवान भी जाति देखते हैं? अगर भगवान सबके हैं तो मंदिरों में सबको जाने का अधिकार क्यों नहीं? और इसी सवाल के साथ आंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। नासिक का काला राम मंदिर, हजारों लोग इकट्ठा हुए, लेकिन मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए। लोगों को रोका गया, धक्का दिया गया, लेकिन इस बार डर कम था और हिम्मत ज्यादा, क्योंकि अब उनके साथ एक नेता था जो उनके लिए खड़ा था। आंबेडकर समझ चुके थे कि सिर्फ विरोध करने से बदलाव नहीं आएगा। इसके लिए जरूरी है सोच बदलना, और सोच बदलने का सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। उन्होंने लोगों से कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह एक रास्ता था, एक ऐसा रास्ता
जो लोगों को खुद अपने हक के लिए खड़ा होना सिखाता है। अब आम्बेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, अब वो एक आंदोलन बन चुके थे। लाखों लोग उन्हें सुनते थे, उन पर भरोसा करते थे। उनकी हर बात लोगों के दिल में उतर जाती थी, क्योंकि वो सिर्फ बोलते नहीं थे, वो खुद उस दर्द को जी चुके थे। और शायद यही वजह थी कि लोग उन्हें अपना नेता मानने लगे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था वो सिर्फ समाज को नहीं, पूरे देश को बदलने वाला था। एक ऐसा मौका आने वाला था जहां आम्बेडकर को मिलेगा भारत का भविष्य लिखने का अधिकार, और वहीं से शुरू होगी उनकी सबसे बड़ी भूमिका। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे एक इंसान बना भारत के संविधान का निर्माता। जब एक इंसान ने देश का भविष्य लिखा। 1947 भारत आजाद हुआ। सड़कों पर जश्न था, हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन इस खुशी के पीछे एक बड़ा सवाल छुपा था। अब देश को चलाएगा कौन और कैसे चलेगा यह देश? क्योंकि आजादी मिलना आसान था, लेकिन उसे संभालना सबसे बड़ी चुनौती थी। एक जिम्मेदारी जो इतिहास बदल दे। भारत को चाहिए था एक ऐसा कानून जो हर इंसान को बराबरी दे सके, जो जाति, धर्म, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना होने दे। और तब सबकी नजरें गईं एक ऐसे इंसान पर जिसने अपनी पूरी जिंदगी अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए बिताई थी। वो थे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। क्यों चुने गए आम्बेडकर? यह फैसला यूं ही नहीं लिया गया था। आम्बेडकर सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विद्वान थे। उन्होंने दुनिया के कई देशों के संविधान का अध्ययन किया था। उन्हें पता था कि एक मजबूत देश के लिए कैसा कानून होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने खुद उस दर्द को महसूस किया था जो एक कमजोर इंसान झेलता है। इसलिए वो जानते थे कि कानून सिर्फ ताकतवर के लिए नहीं, हर इंसान के लिए होना चाहिए। संविधान निर्माण की शुरुआत अब शुरू हुआ। एक ऐसा काम जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। आम्बेडकर को बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, और उन्होंने शुरू किया भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखना। यह काम आसान नहीं था। दिन रात लगातार मेहनत, हर एक शब्द सोच समझकर लिखा जा रहा था, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह करोड़ों लोगों की उम्मीद थी। संविधान की खास बातें आम्बेडकर ने सुनिश्चित किया कि हर इंसान को मिले समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और सबसे जरूरी सम्मान के साथ जीने का अधिकार। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जहां कोई भी इंसान सिर्फ अपनी जाति या जन्म की वजह से पीछे ना रह जाए। यह सिर्फ कानून नहीं था, यह एक नई सोच थी। लेकिन इस सफर में सब कुछ आसान नहीं था। आम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच कई मुद्दों पर मतभेद थे। सबसे बड़ा मुद्दा था दलितों के अधिकार। आम्बेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन गांधी इसके खिलाफ थे। और यही मतभेद पुनः पैक्ट तक पहुंचा। यह एक ऐसा समझौता था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर आम्बेडकर बहुत कुछ सह रहे थे। उन्हें पता था कि हर फैसला, हर शब्द देश के भविष्य को तय करेगा, और यही जिम्मेदारी उन पर भारी पड़ रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, वो दिन जब भारत का संविधान लागू हुआ, और उसी के साथ भारत बना एक लोकतांत्रिक देश। उस दिन सिर्फ एक कानून लागू नहीं हुआ था, उस दिन एक सपना सच हुआ था।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कि अब सब ठीक हो गया होगा, लेकिन सच ये है कि असली संघर्ष अभी बाकी था। क्योंकि सिस्टम बदलना आसान है, लेकिन लोगों की सोच बदलना सबसे मुश्किल काम है। जिस इंसान ने देश को एक नई दिशा दी, उसे खुद ही कई बार नजरअंदाज किया गया। उनकी बातों को, उनके विचारों को हर बार उतना महत्व नहीं मिला, और यही से शुरू होती है उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक हिस्सा। कभी कभी सबसे बड़ी जीत के बाद भी इंसान अकेला रह जाता है। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी, जिन्होंने करोड़ों लोगों को आवाज दी, आज वो खुद एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जहां उनके साथ कोई नहीं था। सरकार से निराशा। संविधान बनने के बाद सबको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असलियत कुछ और थी। आंबेडकर चाहते थे कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले, समाज में और सुधार हो। उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, लेकिन उनके ही साथी उनके खिलाफ खड़े हो गए। उनकी बातों को टाल दिया गया, और तब आंबेडकर ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो उनके दिल के दर्द को दिखाता है। इस्तीफा, एक टूटता हुआ विश्वास। उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया। सोचिए, जिस इंसान ने देश का संविधान लिखा, जिसने देश को दिशा दी, उससे ही अपनी जगह छोड़नी पड़ी। यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, यह उस सिस्टम पर सवाल था। क्या सच में बदलाव इतना आसान है? एक और बड़ा फैसला। आंबेडकर अब समझ चुके थे कि सिर्फ कानून बदलने से समाज नहीं बदलता। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और फिर 1956 में नागपुर में उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, यह एक संदेश था कि इंसान को अपना रास्ता खुद चुनने का अधिकार है। आखिरी दिन। समय बीतता गया, लेकिन आंबेडकर का शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। उन्होंने अपनी आखिरी किताब द बुद्ध एंड हिज धम्म पर काम किया, और फिर 6 दिसंबर 1956, वो दिन जब एक महान इंसान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन सच ये है कि ऐसे लोग कभी जाते नहीं। विरासत, जो आज भी जिंदा है। आज हर साल 14 अप्रैल को पूरे देश में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। लाखों लोग उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हैं, लेकिन असली सम्मान सिर्फ फूल चढ़ाने में नहीं है। असली सम्मान है उनकी सोच को अपनाने में। जब कोई बच्चा पढ़ाई के लिए संघर्ष करता है, वहां आंबेडकर हैं। जब कोई अपने हक के लिए आवाज उठाता है, वहां आंबेडकर हैं। जब कोई इंसान किसी और को बराबरी का हक देता है, वहां आंबेडकर हैं। उनका संदेश। आंबेडकर ने हमें सिखाया, हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी इंसान इतिहास बदल सकता है। उन्होंने ये भी सिखाया कि ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है, और सबसे जरूरी, उन्होंने हमें ये सिखाया कि इंसान को इंसान समझना ही सच्चा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी है एक सोच की, एक ऐसी सोच जो आज भी जिंदा है और शायद हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये आज की सच्चाई है।